हेलो गाइस, मैं मोहम्मद खलाक अंसारी हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसका नाम है पीटीपी क्लासेस पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th की बुक को साइंस को लेके आए हैं। उसका जो पहला चैप्टर भौतिकी विज्ञान का जाता है वो आता है गति। तो आज हम लोग गति पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश में उसको कहा जाता है मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको जितना से जितना हो पाएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। पहले जो इस चैप्टर में जितने भी डाउट्स हैं, इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है उन सबको मैं क्लियर करते जाऊंगा। आप लोग को जहां आप लोग को दिक्कत होंगी, डाउट्स होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला जो गति का चैप्टर है, तो इससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि गति है तो है क्या, गति से आप लोग समझते हैं क्या। तो गति को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा गति के विपरीत एक शब्द आता है विराम। तो गति और विराम में क्या अंतर है, गति और विराम में क्या अंतर है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु गति में है उस समय जब बोलते हैं, जब हम लोग रोड पे देखते हैं कोई वस्तु, कोई गाड़ी जा रही है, तब हम कहते हैं कि ये वस्तु गति में है। या फिर दीवार घड़ी, जब हम लोग घड़ी दीवार पे देखते हैं तो वो कहते हैं वे विराम अवस्था में है। जब कोई वस्तु गति कर रही होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान परिवर्तन कर रहे होंगे समय के साथ, तब उसे हम कहते हैं कि वो गति में है। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे होंगे तो उसको कहते हैं हम विराम अवस्था में। तो इसी के साथ हम लोग गति और विराम अवस्था का जो परिभाषाएं हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले विराम अवस्था का परिभाषा लिखेंगे। तो विराम अवस्था से क्या तात्पर्य है वो हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थान नहीं बदलती है, तो वह वस्तु विराम में कहलाती है, विराम में कहलाती है। अब समझने का ये प्रयास करते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन है किसी अन्य वस्तु की, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, इसका अर्थ क्या हुआ किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा। इसका अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप यहाँ से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान किसी बस के द्वारा आप जा रहे हैं। तो बस के जो साइड में, बस के जो रोड के जो साइड में जो आदमी है, तो वो आपको क्या पता है, वो आपको बस के साथ गति करते हुए आपको प्रतीत होता है। अर्थात वो बस, अर्थात जो रोड के किनारे पे जिस आदमी है, अगर उससे पूछा जाए कि आप गतिशील अवस्था में थे या विराम अवस्था में थे, तो वो आपको यही उत्तर बताएगा कि आप गतिशील अवस्था में थे। चलिए, अब बस में आपके साथ बहुत सारे यात्री हैं, यात्रीगण हैं। तो आपको जब पूछा जाए कि आपके बगल वाले सीट पे जब कोई वस्तु है, तो आप जब कोई व्यक्ति है, तो आपको ये प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति विराम अवस्था में। जब आपको ये पूछा जाए कि वह व्यक्ति आपके नजरिए से क्या गतिशील अवस्था में थे या विराम अवस्था में थे, तब आप ये बोल पाएंगे कि वो व्यक्ति तो मेरे साथ जा रहे थे, तो वो बैठे हुए थे, तो आपको आप बोलेंगे कि हाँ वो विराम अवस्था में थे। अर्थात कोई वस्तु गतिशील है अथवा विराम अवस्था में है, ये तभी हम बता पाएंगे जब कोई वस्तु की अपेक्षा हम उसको रिलेट करेंगे। कोई वस्तु की अपेक्षा जब हम रिलेट करेंगे तभी हम बोल पाएंगे वो वस्तु गतिशील में है, विराम में है। वैसे ही मतलब कि गति के अथवा विराम को बताने के लिए रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है, यानी कि किसके सापेक्ष में हम लोग उसको कह रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे कि वो वस्तु गति में है, अर्थात वह गति में है अथवा विराम में है। तो वही इस पे लिखा गया है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ समय रहेगा तभी। अब देखिए, अब अगर समय वहां पे हटा दिया जाए तो आप कह नहीं सकते हैं, आप कह पाएंगे कि वो वस्तु आप देखा जाए कि अगर आप बिना समय के आप नहीं बोल पाएंगे कि वो वस्तु गति में है अथवा विराम में है। सपोज आप रोड के किनारे खड़े हैं, कोई वस्तु
कोई कार आपके आगे वाले घर से पीछे वाले घर तक जाते हैं, आगे क्रॉस करते हो आपको, तो आप उस कार को कब कह पाए कि वो कार गति कर रही है? जब आप उस कार को 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक देखे, तब आपको फील हुआ कि 1 सेकेंड तक आपके देखने के पश्चात वह कार, वह गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने स्थान परिवर्तित की, तो जिससे आप कह पाए कि वह कार क्या थे, गतिशील अवस्था में थे। तो इसलिए समय का भी गति के टर्म में यूज हो ही जाता है, यानी कि दो चीज का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक रेफरेंस का, यानी कि किसके सापेक्ष में हम कर रहे हैं, और एक समय का होना बहुत जरूरी है गति को बताने के लिए कि वो वस्तु किसके सापेक्ष में हो रहे हैं और समय के कितने समय तक हो रहे हैं, कि हाँ तब बोल पाएंगे हाँ वो वस्तु गतिशील है अथवा विराम अवस्था में। तो वही जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपना स्थान बदलती नहीं है, अपना स्थान नहीं बदलती, हम 2 सेकंड देखे, 3 सेकंड देखे, 5 मिनट देखे, 6 मिनट देखे, 5 मिनट से 6 मिनट तक वो वस्तु एक ही स्थान पे है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो वस्तु विराम अवस्था में। जब वो हम यह देखते हैं कि 1 से 2 सेकंड किसी क्षण में वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान अपना परिवर्तित कर देते, तब हम वो कहते हैं कि वो वस्तु किसमें है, गतिशील अवस्था में। तो इसी प्रकार गति का डिफिनेशन, गति का परिभाषा ये हो जाती है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थान बदलती है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं वो वस्तु अपनी स्थान बदलती है, तो वह वस्तु गति में कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थान बदलती है, तो वस्तु किस में कहलाती है? गति में कहलाती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को विराम अवस्था में गतिशील अवस्था के परिभाषाओं को आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, इनमें अंतर भी आप लोग को समझ आ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के जो टॉपिक है उनको जानते हैं अच्छे से कि गति कितने प्रकार के होते हैं और उनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो गति के प्रकार, यानी कि गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं उन सबको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। पहला जो गति आता है गति के प्रकार में, वो आता है सरल रेखीय गति। क्या आता है? सरल रेखीय गति। आज आगे पूरे बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी जो प्रकार आते हैं गति के, वो आते हैं वृत्तीय गति। क्या आते हैं? वृत्तीय गति। तीसरी आ जाती है आपके दोलनी गति। चौथे आ जाते हैं आपके आवर्त गति। जितने भी गति के प्रकार है उन सबको हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। गति के 4 प्रकार हो गए। पहला जो प्रकार आता है गति का, वो सरल रेखीय गति। दूसरा आ गया वृत्तीय गति। तीसरा आ गया दोलिनी गति। चौथा आ गया वृत्तीय गति। चौथा आ गया आवर्त गति। तो इनके सबसे पहले पहला वाला समझने का प्रयास करते हैं कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही सरल है और इजी भी है इसको समझने के लिए। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु, एक सीधी सड़क है, उस पर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उस पर सीधी जा रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं? वो वस्तु सीधी रेखा पे गमन कर रही है, यानी कि वो वस्तु, वो व्यक्ति सरल रेखीय पथ पर गमन कर रही है। अपना जो गति कर रही है वो सरल रेखीय पथ पर गमन कर रही है। फिर कोई वस्तु, इससे भी हम सरल रेखीय गति कहेंगे। एक पहाड़ है, इसको एक पहाड़ है, तो ये जो पथ है, इस पे कोई व्यक्ति अगर आ रही होगी, तो हम लोग कहेंगे वो व्यक्ति किसमें है? सरल रेखीय गति पे है, सरल रेखीय पथ पर अपना गति कर रही है। तो इसी के साथ इसका परिभाषा ये हो जाता है, जब कोई वस्तु किसी सीधी पथ पर गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा पर गमन करती है, तो वह रेखीय गति कहलाती है। रेखीय गति कहलाती है।
जब कोई वस्तु किसी सीधी पथ पर गमन करती है, किसी सीधी सड़क पर, किसी सीधी पथ पर गमन करती है, तब हम वो कहते हैं कि वो वस्तु सरल रेखीय पथ पर गमन कर रही है। इसी के साथ सरल रेखीय गति हम लोग कंप्लीट किए। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वृत्तीय गति, अर्थात वृत्त का मतलब आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का अर्थात क्या होती है, वृत्त का मतलब क्या होती है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्त, ये एक वृत्त होगी, ये एक वृत्त हो गई, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गमन करती है, किसी वृत्तीय पथ पर गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गमन करती है, तब हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि वो वृत्तीय पथ पर गमन कर रही है, यानी ये वो वृत्तीय गति कर रही है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गमन करती है वो वृत्तीय गति के लगभग गमन करती है। तो ये एक वृत्तीय गति हो गई, ये एक वृत्तीय गति हो गई। जो पृथ्वी है वो सूर्य की ओर जो गति करती है वो एक वृत्तीय पथ पर गमन करती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो वृत्तीय पथ पर गमन करती है, वृत्तीय गति करती है। फिर चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है वो भी एक वृत्तीय पथ पर गमन करती है, जिसके कारण उसे कहते हैं वृत्तीय गति। तो आप लोग वृत्तीय गति समझ लिए होंगे। तो इसके उदाहरण हो गए कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर, चंद्रमा की गति पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर। ठीक, तो जब कोई वस्तु अथवा हम लोग वस्तु के साथ कण का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कण ऐसे जनरली कण का यूज सामान्यतः छोटे कण को बोध कराने के लिए होता है, परंतु जब कोई वस्तु किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लेते हैं तो उसके द्वारा जो दूरी की रिलेटिव में वो जो वस्तु है, वो व्यक्ति है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको बहुत ही, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक दूरी अपना तय किया, ठीक ना, मुंबई टू दिल्ली गया, तो उसके रिलेटिव में एक देखा जाए तो वो व्यक्ति क्या, एक छोटा सा कण ही है, वो दूरी कितना बड़ा है, तो जिसके कारण हम लोग कण, बहुत सारे पुस्तक में कण का भी यूज होता है। तो जब कोई वस्तु या कण, जब कोई वस्तु अथवा कण वृत्तीय पथ गति करती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना, जैसे मैं आप लोग को उदाहरण बताए हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी की गति, तो इत्यादि हम लोग समझ चुके हैं सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो गति के प्रकार है वह एक दोलनी गति और एक है आवर्त गति। दोनों को ठीक से समझेंगे कि दोलनी गति किसे कहते हैं।